इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बच्चे और बचपन का 5वां यूनिट नैतिक विकास व संवेगात्मक विकास आदि के बारे में। दोस्तों ये यूनिट आपके 12 नंबर का है। जाहिर सी बात है यहाँ से कई सारी सिचुएशंस बन रही है, या तो आपके 2 निबंधात्मक प्रश्न आ सकते हैं या फिर एक निबंधात्मक प्रश्न और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएं, या फिर सभी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएं। तो आपको दोस्तों सभी टॉपिक्स पर ध्यान से अपनी पकड़ बनानी है और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, नैतिक विकास के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो बच्चों के नैतिक विकास की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा है बच्चे के संवेगात्मक विकास व रूपांतरण में शिक्षकों की भूमिका को समझना। तीसरा है लगाव के सिद्धांत को समझते हुए उनके शैक्षिक निहितार्थों को समझना। चौथा है स्वयं के विकास पर समझ बनाना और उसे व्यक्तिक विकास से जोड़कर देखना। पांचवा पॉइंट है व्यक्तित्व विकास के सिद्धांतों और निर्धारक पर समझ बनाना। छठा पॉइंट है सामाजिक एवं नैतिक विकास के सिद्धांतों की समीक्षा करना। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भावनाओं एवं संवेगों का विकास किस प्रकार से होता है। तो आपको चार्ट बनाना है, एक मूल प्रवृत्ति का और एक संवेग का। अब देखिए पलायन कब होगा, जब हमें भय लगेगा, और भोजन प्राप्ति कब होगी, जब हमें भूख लगेगी। सामूहिकता में हम कब जाएंगे, समूह में ग्रुप में कब जाएंगे, जब हमें एकांत से हमें बचना होगा। और जिज्ञासा कब रहेगी, जब हमारे बीच कोई आश्चर्य की बात आ जाएगी। या और पुत्र कामना कब होगी, जब हमें वात्सल्य की जरूरत होगी, वात्सल्य में। और आक्रामकता कब आएगी, जब हमें कोई क्रोध होगा। हास्य कब होगा, जब हमारा किसी प्रकार से कोई मनोरंजन हुआ होगा, तब हास्य होगा। तो इस तरह से सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और आप रीड की तैयारी अगर आपने करी है तो वहाँ पर भी आपने ये टॉपिक देखा होगा। आगे बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रमुख संवेग। तो यहाँ पर 7 प्रकार के प्रमुख संवेग हैं। जिज्ञासा, क्रोध व आक्रामकता, आत्मगौरव, भविष्य का निर्माण, नवीन वस्तु की रचना, प्रेम, ईर्ष्या। तो ये 7 संवेग हैं। आगे बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक संवेगों को नियंत्रित व संशोधित करने के लिए विधि या उपाय क्या क्या है। तो पहला है बच्चों को विभिन्न कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए। दूसरा है प्रतिगमन, यानी कि क्रोधी बच्चा चीज़ें तोड़कर गुस्सा शांत करना जानता है। आगे बात करें शमन, अप्रिय प्रसंगों को भूलने का प्रयास, संवेगात्मक क्रियाशीलता, संवेगों से मुक्ति पाने की कोशिश जैसे खेलकूद आदि। पांचवा पॉइंट है अभिव्यक्ति, यह विधि मार्गांतरीकरण कहलाती है, संवेगों को समाज में अच्छी तरह से प्रस्तुत करना। छठा पॉइंट है विस्थापन, पेज जेडी ने संवेगों पर नियंत्रण की विधि आरोपण बताई है, इसमें संवेगों को अन्य तथ्यों पर आरोपित कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है संवेगों की उपयोगिता क्या क्या है। तो पहला है अभिभावकों को संवेगों का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे वे बच्चों के विकास को सरल बना सकें। अगला सेकंड है संवेगों का लाभ उठाकर वे बच्चों के जीवन को सरस सुगम बना सकते हैं। थर्ड नंबर पर है नवीन ज्ञान देने में उसे संवेगों में सहायता मिलती है। फोर्थ नंबर पर है बच्चों को पढ़ने के प्रति उत्साहित कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 5वें पॉइंट पर, संवेगों के संतुलित विकास से स्थायी भावों का विकास होता है। छठा पॉइंट है अवांछित संवेगों को उचित दिशा में मोड़ा जा सके। सातवां पॉइंट है संवेगों के द्वारा ही बच्चों में अच्छी आदतों तथा चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। आगे बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका विद्यार्थी शिक्षक का स्वयं के संवेगों को नियंत्रित करने के सुझाव क्या क्या हैं। तो पहला है अपनी मनोदशा की सही जानकारी रखें। दूसरा है स्वयं की अच्छी बातों को जानें व पढ़ाएं। थर्ड नंबर पर है मनोदशा को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानें और उनसे दूर रहें। चौथे नंबर पर है कुशलतापूर्वक अंतर्निहित ऊर्जा का उपयोग करें। 5वें नंबर पर है अपनी सोच सदैव सकारात्मक रखें। छठे नंबर पर है अपनी परिस्थिति अनुसार सुनियोजित करें। और 7वें नंबर पर है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आगे बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थी शिक्षक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने हेतु क्या क्या उपाय करता है। तो पहली है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले रुकें, सोचें और व्यक्त करें। अगला टॉपिक है कक्ष में विद्यार्थियों में संवेग नियंत्रण संबंधी गतिविधियों का संचालन किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट है आशुभाषण, सेकंड है प्रश्नोत्तरी, थर्ड है वाद विवाद विधि, और फोर्थ नंबर पर है अधूरी कहानी पूर्ण करना। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है संवेगों के विकास में कारकों की भूमिका। तो संवेग भावात्मक अनुक्रम है, इसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक उत्तेजना अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त जो दैहिक प्रक्रियाएं होती है उनमें व्यक्ति के व्यक्त व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं। संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक आयु एवं परिपक्वता, अनुभव और वातावरण, ये 3 प्रकार के जो कारक हैं वो संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले होते हैं। संवेगात्मक विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला चरण है प्रारंभिक संवेग। तो इसमें आपको आयु और प्रारंभिक संवेग के बारे में यहाँ पर चार्ट बनाना है। 1 माह में पीड़ा व आनंद,
3 माह में क्रोध, 4 माह में आपको लिखना है खुशी, दुख, परेशानी, 2 से 6 माह में डर, 10 माह में आश्चर्य, प्रेम। आगे बात करते हैं, अगला है आत्मचेतन संवेग। तो आत्मचेतन संवेग में भी आपको इसी तरह से चार्ट बनाना है आयु और आत्मचिंतन संवेग का। तो यहाँ पर आपको इसमें लिखना है 6 माह से 2 वर्ष तक में ईर्ष्या, शर्माना, सहानुभूति, और 2 वर्ष से अधिक में लिखना है आपको गर्व, शर्म, आत्मग्लानि, क्रोध, अपराध, भय, प्रेम इत्यादि। आगे बात करते हैं संवेगात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो मानव जीवन जो है संवेगों का संतुलित विकास होने से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाता है। संवेगों का अपना महत्व होता है क्योंकि आयु वृद्धि एवं परिपक्वता के साथ संवेगों का संतुलित रूप विकसित होता है। यदि संवेगों का विकास असंतुलित रूप से होता है तो विभिन्न विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। इससे व्यक्ति का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होगा। आगे बात करते हैं शैशवावस्था के संवेगात्मक विकास की। तो बच्चे जन्म के समय केवल उत्तेजना अनुभव करते हैं, संवेग उत्पन्न नहीं होते हैं। संवेगों का विकास आयु के लगभग 2 वर्ष के भीतर ही हो जाता है। उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, परेशानी, डर, प्रेम, ईर्ष्या, खुशी जन्म से 2 वर्ष की आयु में उत्पन्न हो जाती है। बाल्यावस्था के संवेग। तो इस अवस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति बच्चे के स्वयं के कार्य के प्रति संतोष या दुख, आनंद आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है। बच्चे में सामूहिकता का विकास होने के साथ उसमें अपने मित्रों के साथ प्रेम, प्रतिस्पर्धा और घृणा की भावना भी विकसित होने लगती है। साथ ही इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व भी आने लगता है जिससे वे अपने भय, क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला टॉपिक है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। तो इस अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण बहुत कठिन होता है। शरीर का विकास भी संवेगों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में बच्चों में समायोजन की समस्या भी बन जाती है। वह अनुकूलन परिस्थिति में उत्साहित होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में निराशा से घिर जाता है। इससे अवसाद की स्थिति बन जाती है। क्रोध भी इस अवस्था में शीघ्र आता है जिसके कारण वह साथियों से वह लड़ाई झगड़ा आदि करता है। विपरीत लिंग के प्रति भी उसका आकर्षण बढ़ जाता है। तो ये सब बातें जो है वो किशोर अवस्था में होती है। लगाव का अर्थ समझते हैं अब। लगाव एक प्रकार का भावात्मक संबंध है जो दो व्यक्तियों को आपस में बांधता है। यह संबंध समय और दूरी के बावजूद भी बना रहता है। लगाव की भावना तब भी प्रबल हो जाती है जब अभिभावक शिशु की क्रियाओं पर प्रतिक्रियाएं देते हैं तथा उसे सहज महसूस करवाते हैं। शिशु को उनकी आवश्यकता तब पड़ती है जब वो बीमार हो, घायल हो या संवेगात्मक रूप से दुखी हो। लगाव का सिद्धांत। तो एक बच्चा अपने प्रथम वर्ष के आखिरी महीनों में परिवार के उन लोगों से लगाव स्थापित करता है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसकी शारीरिक देखभाल भी करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉन बोल्वी का लगाव का सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिक जॉन बोल्वी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1998 में किया। 1 नंबर का प्रश्न आपके आ सकता है। उन्होंने सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद विकासात्मक मनोविज्ञान में गहन वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके पश्चात कुसमायोजित बच्चों पर अपना कार्य प्रारंभ किया। इस कार्य में उनका संबंध विद्यालय के 2 बच्चों के साथ स्थापित हुआ। उनमें से एक किशोर उनकी देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं था। वह अन्य बच्चों से अलग रहना पसंद करता था एवं उसे चोरी करने के कारण विद्यालय से निकाल दिया गया था। दूसरा बच्चा जो है 7-8 वर्ष का था और वह हमेशा चिंताग्रस्त रहता था, लेकिन वह बोल्वी के आसपास ही रहना पसंद करता था। इन सभी अनुभव के आधार पर बोल्वी ने व्यक्तित्व विकास में प्रारंभिक संबंधों को महत्वपूर्ण माना है और प्रेरित होकर बाल मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक है लगाव सिद्धांत की व्याख्या। तो इसमें आपको लिखना है बोल्वी लॉरेंज फोनरोड के अध्ययनों से प्रभावित थे। इन अध्ययनों में फोनरोड ने चिंपांजी के बच्चों पर प्रयोग कर तथ्य प्रस्तुत किए। फोनरोड का मानना था कि मानव बच्चे भी अन्य प्राणियों के बच्चों की भांति व्यवहार करते हैं तथा अपने माता पिता के आसपास ही रहना चाहते हैं। उससे बच्चों को भविष्य में आने वाली बाधाओं से सुरक्षा मिलती है। माता पिता के संपर्क में आने से बच्चे की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही लगाव का आधार नहीं है, अपितु लगाव का मूल कारण जैविकीय संबंध है। लगाव की अवस्थाओं की बात करते हैं। पहली अवस्था है पूर्ण लगाव की अवस्था, जन्म से 6 सप्ताह तक। इस अवस्था में कई प्रकार की क्रियाओं एवं संकेतों जैसे पकड़ना, मुस्कुराना, रोना, टकटकी लगाकर देखना आदि से नवजात शिशु अन्य व्यक्तियों से घनिष्ठता स्थापित करते हैं। यदि शिशु के पास मौजूद व्यक्ति शिशु को देखकर सकारात्मक प्रतिक्रिया करता है तो शिशु चाहता है कि वह व्यक्ति उसके पास ही रहे, उसे अपनी गोद में उठाए और उसके साथ मीठी मीठी बातें करे।
सेकंड है लगाव निर्माण की द्वितीय अवस्था 6 से 8 माह तक। तो इस चरण में शिशु परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को देखकर एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, जैसे हंसना, मुस्कुराना, किलकारी मारना, मुंह से बुलबुली निकालना आदि। जब वह अपनी माँ से अंतःक्रिया करता है तो माँ की गोद में होने पर वह बिल्कुल शांत हो जाता है। शिशु यह समझते हैं कि उनके द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं से उनके परिचित प्रश्न होते हैं। तीसरे नंबर पर है लगाव की पूर्ण अवस्था। इसमें आपको लिखना है कि 8 माह से 2 वर्ष तक इस अवस्था में बच्चे को परिचित एवं अन्य बच्चों से पूर्ण लगाव होता है एवं इनसे अलग होने पर बच्चे में दुश्चिंता उत्पन्न होती है। यह दुश्चिंता 6 माह के बाद से ही उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार बच्चे में यह समझ विकसित होने लगती है कि उसके माता पिता उसके साथ रहें। इस अवस्था के बड़े बच्चे अपने माता पिता के साथ खड़े रहने की जिद करते हैं। वे अपनी माँ को एक सुरक्षित आधार भी मानते हैं, जिससे उन्हें भावात्मक सहायता मिलती है। चौथे नंबर पर है संबंधों के प्रति प्रतिक्रिया के निर्माण की अवस्था। तो इसमें आपको लिखना है बच्चों में भाषा का विकास हो जाता है। अब बच्चे अपने परिचितों को शब्दों के द्वारा अपनी बात कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे संरक्षकों से जिद करके अपनी बात मनवा सकते हैं, ना कि स्वयं या अपने संरक्षक को शारीरिक क्षति पहुंचा के। बॉल्वी के अनुसार इन चारों अवस्थाओं में बच्चे को जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनसे वे संरक्षण के प्रति स्नेह दिखाता है। यदि 1 माह का यह जो बंधन है पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है, तब बच्चा को संरक्षक के साथ रहने तथा उनसे नज़दीकी बढ़ाने अथवा न बढ़ाने का भी इन संबंधों पर असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार बच्चे माता पिता का यह बंधन बच्चे के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये निबंधात्मक प्रश्न आने की पूरी चांसेस हैं। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा लगाव के घटक कौन कौन से हैं। तो पहला है सुरक्षित संसार। जब बच्चा डरता है तो वह अपने संरक्षक के पास जाकर स्वयं को सुरक्षित एवं संरक्षित महसूस करता है। अगला है सुरक्षा का आधार। संरक्षक या पालक शिशु को सुरक्षित आधार प्रदान करता है, जिससे वह अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। अगला पॉइंट है संबंधों की घनिष्ठता। तो इसमें आपको लिखना होगा बच्चा संरक्षक के साथ रहकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। चौथा अगला पॉइंट है अलग होने पर तनाव। तो बच्चा अगर संरक्षक से अलग होता है तो वह चिंतित व तनावग्रस्त हो जाता है। आगे बात करते हैं लगाव की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सुरक्षित लगाव, तो जब बच्चे के साथ संरक्षक मौजूद होता है तो वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है और संरक्षक को दूर जाने पर व्याकुल हो जाता है। बच्चे तभी सुरक्षित महसूस करते हैं जब वे अपने संरक्षक के पास होते हैं। बच्चे डरने व अपने संरक्षक के पास जाकर सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चा यह जानता है कि उसके संरक्षक उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। सेकंड है उभयमुखी लगाव। तो उभयमुखी लगाव वाले बच्चे जब व्याकुल हो जाते हैं तब उनके संरक्षक उसे छोड़ के चले जाते हैं। इस प्रकार का लगाव प्राय असमान हो जाता है। उभयमुखी लगाव का कारण कमजोर मातृत्व संबंध है। इस प्रकार के बच्चों में अपनी माँ एवं संरक्षक पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर नहीं रहते हैं। अगला है उपेक्षित लगाव। तो उपेक्षित लगाव वाले बच्चे संरक्षक अथवा पालक से दूर रहना चाहते हैं। अगर उनसे यह कहा जाए कि आप एक अनजान और संरक्षक में क्या अंतर करते हैं, तो बच्चे उनमें कोई अंतर नहीं कर पाएंगे। इस तरह का लगाव तभी होता है जब उनके साथ संरक्षक द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। बच्चे को अगर संरक्षक द्वारा बार बार दंडित किया जाता है तो वे इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है व्यक्तित्व। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का पर्याय है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ वेश बदलने से लिया गया है। वास्तव में व्यक्तित्व व्यक्ति के रूप, गुण, प्रकृति आदि का संगठन है। वह व्यक्ति और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। व्यक्तित्व उसके विशेष लक्षणों का योग मात्र न होकर उसका विशिष्ट संगठन है। वह व्यक्ति का व्यवहार का संपूर्ण गुण है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व 2 प्रकार के से प्रदर्शित होता है। पहला है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण और दूसरा है आत्म प्रत्यक्षीकरण। तो पहले की बात करते हैं व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण की। तो किसी व्यक्ति के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में अपना मत रखना व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में गुण, योग्यता, शारीरिक बनावट एवं अन्य गुणों द्वारा उसकी छवि निर्मित की जाती है। सेकंड है आत्म प्रत्यक्षीकरण। तो व्यक्ति की स्वयं के प्रति धारणा क्या है, वह अपने बारे में गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिवृत्ति आदि के
संबंध में अपना क्या मत रखता है उसे आत्म प्रत्यक्करण कहते हैं। और व्यक्तित्व विकास में 3 वातावरणीय कारक उत्तरदायी हैं। पहला है खरापन, तो यदि व्यक्ति अपनी भावनाओं से भली भांति परिचित है तो वह पारदर्शी रूप से स्वयं का विकास कर सकता है। दूसरा है स्वीकारना, तो व्यक्ति को स्वीकार करना और समर्थन देना, चाहे वह जैसा भी हो, ये मानते हुए कि हर एक के जीवन में कभी ना कभी विफलताएं आती हैं। तीसरे नंबर पर है सहानुभूति, तो अपने अनुभवों, मतों, मूल्यों को अलग रखते हुए सहानुभूति तथा दूसरों को उसके नज़रिए से समझना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों में आत्म प्रत्यय का विकास, तो इसमें आपको पहला लिखना है शिशुअवस्था। तो धूप, गीलेपन का एहसास, नींद आदि का अनुभव करते हैं। शिशु को स्वयं का बोध सामाजिक रूप में तब होता है जब वह स्वयं को दूसरों से भिन्न इकाई समझने लगता है। जैसे कोई शिशु को देखकर मुस्कुराता है तो शिशु भी वही संवेग प्रदर्शित करता है। सेकंड नंबर पर है पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे दूसरों के साथ की क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर स्वयं के बारे में धारणा बनाते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने बारे में स्पष्ट तौर पर केवल बाहरी आधार पर धारणा बनाते हैं। इस अवस्था में बच्चे प्राय अंतर नहीं कर पाते हैं कि उनमें क्या क्षमता है और वे क्या चाहते हैं। वे अन्य बच्चों से बहुत अधिक तुलना भी नहीं कर पाते हैं। अगला है बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था में बच्चा पसंद नापसंद का फैसला स्वयं कर लेता है। अगला है किशोरावस्था, बच्चों की स्वयं के प्रति चेतना अधिक हो जाती है किशोरावस्था में। अगला बात करते हैं व्यक्तित्व विकास के निर्धारक की, तो व्यक्तित्व के निर्धारक से तात्पर्य है कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जिससे व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है। ऐसा व्यक्तित्व विकास करना जिससे जीवन के किसी क्षेत्र में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकें। सकारात्मक मनोविज्ञान मार्टिन सेलिंगमैन ने 1998 में प्रतिपादित किया। उसमें कोबासा द्वारा प्रतिपादित दृढ़ व्यक्तित्व का जिक्र भी आता है। दृढ़ व्यक्तित्व में 3C की विशेषताएं होती हैं: संकल्प, चुनौती, नियंत्रण, यानी कि कमिटमेंट, चैलेंज और कंट्रोल। आगे बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी और डिटेल में जानते हैं संकल्प की। तो संकल्प में आपको देखिए लिखना होगा, यहाँ संकल्प का अर्थ है आप जीवन में जो भी सार्थक उद्देश्य पाना चाहते हैं उसका पूरा निश्चय करें कि हर हाल में उसे पूरा करेंगे, अर्थात एन केन प्रकारेण प्राप्त करना है। उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिन्हें हर परिस्थिति में जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया है। आगे बात करते हैं चुनौती की, तो चुनौती में आपको लिखना है जहाँ चुनौती लेने के सवाल होते हैं वहाँ उनका प्रत्यक्षीकरण या उसके लिए ऐसी मनोस्थिति बनाइए जिसे परेशानी ना समझ करके एक अवसर उसको जानिए जिसमें अपने आप को सामर्थ्य को सिद्ध कर सकें। अगला है नियंत्रण, तो नियंत्रण में आपको लिखना है नियंत्रण का अर्थ है कि आपकी सफलता और असफलता के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार रहेंगे, न कि भावी कारक। तो इस तरह से आपको इनमें लिखना है। अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्यक्तित्व विकास के कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक है जैविक कारक, तो जैविक कारक में कुछ 4 पॉइंट्स हैं: शारीरिक संरचना या स्वास्थ्य, पर्यावरणीय वातावरण, शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां, स्नायुमंडल, तंत्रिका तंत्र। सेकंड है पर्यावरणीय कारक, तो इसमें आपको लिखना है 3 पॉइंट्स, जिसमें पहला है सामाजिक कारक, तो माता पिता की भूमिका, परिवार के सदस्यों को आपस में संबंध, जन्म क्रम, स्थूली प्रभाव, आस पड़ोस, सामाजिक स्वीकृति। सेकंड है आर्थिक कारक और थर्ड है सांस्कृतिक कारक में देखिए रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि आते हैं। आर्थिक में आ जाती है परिवार की स्थिति कैसी है, तो वो आ जाता है यहाँ पर। आगे बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की अवस्थाएं क्या क्या हैं। तो इधर आपने लिखी है अवस्था और इधर लिखा है आपने मनोसामाजिक तत्व और विशेषताएं यहाँ पर लिखी है और परिणाम अनुकूल, इस तरह से आपने एक चार्ट बनाया है। आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जन्म से प्रथम वर्ष शिशुअवस्था की बात करते हैं, तो विश्वास अविश्वास की बात यहाँ पर आती है। प्यार और दुलार में तथा अपने में विश्वास की भावना होना, न होने पर अविश्वास यहाँ पर बच्चों को होगा और आशा यहाँ पर रहेगी अनुकूलित होने की। सेकंड नंबर पर है 2 वर्ष से 3 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वायत्त श्रम और संदेह रहेगा। सामाजिक वातावरण को समझकर स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करना और असफल होने पर संदेह या शर्म का भाव होना। आत्म नियंत्रण, इच्छाशील। 4 से 6 वर्ष खेल की आयु में पहल और हीनता रहेगी, पहल करके नई जिम्मेदारी निभाना, असफलता पर अपराध की भावना पालना, निर्देश एवं उद्देश्य की बात यहाँ पर रहेगी। 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था, तो परिश्रम और अपराध बोध यहाँ पर रहेगा, परिश्रम का भाव विकसित करना और असफल होने पर हीनता का भाव विकसित होना और निर्देश और उद्देश्य भी यहाँ पर रहेंगे। अगला है 12 से 20 वर्ष किशोरावस्था में, तो भूमिका और संशय रहेगा, समाज में अपनी पहचान बनाना और भूमिका की समझ न होने पर असमंजस की स्थिति में आ जाना और कर्तव्य परायण यहाँ पर रहेगा।
तो इस तरह से दोस्तों आपको सभी बिंदुओं को ध्यान रखते हुए अपना यूनिट कंप्लीट कर लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में 2 लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और दूसरा जो लिंक है वो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इन दोनों वीडियो को भी दोस्तों आपको जरूर से देखना है। साथ ही साथ देखिए इन सभी को आप जब देख लेंगे तो आप श्योर हो जाएंगे कि मेरे जो 12 नंबर हैं इस यूनिट में से कोई भी नहीं काट पाएगा। आई होप दोस्तों आप मेरी सारी बातें ठीक तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप इन सभी वीडियोस को देखें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।